अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, गुलजार साहब की जिया जले गीतों की कहानियाँ के बारे में हम बात करते करते आखिरी पड़ाव पर आ गए। मैं सोच रही थी काश ये सफ़र यूं ही चलता रहता, मैं उनके गीतों और नज़्मों की बात करती रहती और सब इसका आनंद लेते। पर हर चीज़ का एक मकाम होता है, एक पड़ाव होता है, हमें वहाँ पहुँचना होता है, और मैं ये चाहती हूँ कि इस किताब को सब पढ़ें। तो इसलिए मैं पूरी बातें मैंने नहीं बताई। अब हम आखिरी पड़ाव की बात कर रहे हैं। तो सब नसरीन पूछती हैं कि आपने तो शास्त्रीय कलाकार ज़ाकिर हुसैन के साथ भी काम किया है। तो गुलजार साहब कहते हैं कि ज़ाकिर साहब वो कितना खूबसूरत शख्स है, हमेशा वो खुले मिजाज वाला है, और वो जो सोचते हैं वो कहते हैं, और दुनियावी कामों में साफ गोई से काम लेते हैं। सन 2003 में हमने एक साथ बैले पर काम किया था जिसका नाम था पिनोकियो। बाद में सलीम आरिफ ने इसे दोबारा किया था। इसी तरह गुलजार साहब बताते हैं कि उन्होंने मोटे तौर पर कमला दास की ज़िंदगी पर जो आधारित थी, एक कमला दास जो है केरल की महान कवयित्री और लेखिका हैं, उनसे वो दिल्ली में मिले थे। अमर्त्य सेन की बेटी अंतरा देव सेन जो लिटिल मैगज़ीन निकालती हैं, वो मैगज़ीन कमला दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रही थी। मुझसे कहा गया, गिरीश कर्नाड उस आयोजन के अध्यक्ष थे, और गुलजार साहब से कहा गया कि मैं दिल्ली आकर कमला दास को अवार्ड दूँ। वो बहुत ही खूबसूरत थी, जो मन में आता उसे कहने में वो हिचकिचाती नहीं थी। मुझे उनमें और उर्दू की नामचीन लेखिका इस्मत चुगताई में बहुत मेल नज़र आया। उन दिनों में औरतों को अपनी बात कहने का ज़रा भी हक नहीं था। जब हम आमी पर काम कर रहे थे तो तौफीक खुश थे कि उन्हें लिखे हुए अल्फाज की धुन बनानी पड़ेगी। गुलजार साहब, आप मुझे अल्फाज दे दीजिए, अब्बा जी भी ऐसा करते थे, हम भी आदी हैं शायरी के। आमी में रूप कुमार राठौर का गाया एक बहुत खूबसूरत गाना है जिसमें कमला के अपने से कम उम्र में के लड़के से प्यार में पड़ने की कहानी कही गई है। आपने कई संगीतकारों के साथ काम किया, नसरीन कहती हैं, जिसमें अन्नू मलिक भी शामिल हैं। उनके साथ आपने फ़िज़ा, अक्स, अशोका, फ़िलहाल और जानेमन फिल्मों के गाने लिखे। गुलजार साहब कहते हैं अनु मलिक बहुत ज़्यादा काम करने वाले संगीतकार हैं। उन्होंने अशोका और बोस्की की फिल्म फ़िलहाल में शानदार संगीत दिया था। फ़िलहाल में उनके कुछ बेहतरीन गाने थे। बोस्की मेरी बेटी मेघना का नाम है। अब फ़िलहाल शब्द को ही लीजिए। मुझे लग रहा था कि मैं इसका इस्तेमाल किसी तरीके से भी आसानी से नहीं कर पाऊँगा। मैं इस शब्द को हटाना चाहता था, पर निर्देशक यानी गुलजार साहब की बेटी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे फ़िल्म का सार बताने वाला एक गाना चाहिए, और आपको इस मायने में फ़िलहाल शब्द का यूज़ करना ही है। फिर मैंने इस लाइन पर काम किया, ये लम्हा फ़िलहाल जी लेने दे, और अनु ने फ़ौरन इसकी धुन बना दी। आपने मेघना की 2015 में आई तलवार के गाने भी लिखे। मेघना एक ऐसी निर्देशक है जिसके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने तलवार के लिखे मेरे और विशाल के कंपोज किए 4 गानों के वर्जन ठुकरा दिए थे। बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। गुलजार साहब हंसते हैं। पर वो लाइनें सुनिए आप कि जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि मेघना की नई फिल्म राजी में आपने जो पुरपेच का इस्तेमाल किया है वो क्या है? बल्ली मारान के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ, ये जो पेचीदा है ना, यही पुरपेच है। पुरपेच हैं राहें जीने की, किस्मत एक टेढ़ी बाजी है, तुम हाथ पकड़ लो इरादे का, राह सीधी है अगर दिल राजी है। हमने इस बारे में AR रहमान की बात की, वो तो इस फहरिस्त में चोटी पर ही हैं, पर कुछ और संगीतकार हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। गुलजार साहब ने कहा वो हैं शांतनु मोहित्रा। वो बहुत कम फिल्में लेते हैं, बंगाल से हैं, और उन्होंने परिणीता और 3 इडियट्स में गाने दिए थे। इस तरह फिर बाद में शांतनु, शान और श्रेया जुड़ गए, और इस तरह इन तीनों बंगालियों का संगम हो गया। उसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने पाकिस्तानी फिल्म का नाम लब था, जिसका हीरो लव नहीं बोल पाता था, उस पर 2 गाने मैंने लिखे थे, और उन्हें
विशाल भारद्वाज की रंगून और एक फ़िल्म और थी, पहले रंगून पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने विशाल भारद्वाज में उस ज़माने का एहसास लाने की कोशिश की थी, अंग्रेज़ों के ज़माने का, जिसमें जूलिया का मुख्य तकिया कलाम होता है ब्लडी हेल। वो अपने डायलॉग में ये हमेशा बोलती हैं। इसलिए विशाल ने मुझसे कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल किसी गाने में करो। तो रंगून का एक और गाना था, ये इश्क है, जिसे इसका एक वर्जन एक सूफियाना किस्म का भी है और इसका एक वर्जन गाया अरिजीत सिंह ने और रेखा भारद्वाज ने। मैंने अरबी शब्द सूफ़ के कई मायने देखे। इसका एक मतलब है ऊन और इसका ताल्लुकात पैगंबर हजरत मोहब्बत के साथियों से जो है, जो मोटे ऊन के कपड़े पहनते हैं। गुलजार साहब कहते हैं, मैं समझता हूँ कि सूफ़ी वो है जो सन्यासी की ज़िंदगी जीता है, एक सादा सरल ज़िंदगी। अब गुलजार साहब की अपनी मूवी हुतुतु की बात करते हैं और उसमें उनका एक गाना है, जय हिंद जय हिंद। जब मैं धूप में अपने बीज बोता हूँ, कोई सूर्य पर ग्रहण लगा देता है। आकाश मेरा भर जाए तो कोई मेघ चुरा ले जाता है। सम्मान मेरा ये विरसा मेरा, लौटा दो मुझे ये हिस्सा मेरा। ये लाइनें एक भारतीय किसान के नज़रिए से हैं। और फिर उसके बाद बात आती है ब्रिटिश राज के समय की, टोपी कुर्सी पर और टॉम कहीं। ये ब्रिटिश राज पर एक तंज है। हालांकि इन्होंने 2011 में, उनका कहना है, उन्होंने साजिद वाजिद के लिए ऑफिस नामक फिल्म में एक गाना कंपोज किया था, बड़ा आदमी है आम आदमी। और अब हम बात करते हैं, नसरीन जी कहती हैं कि फ़िल्म का एक गाना है यारा सीली सीली, जिसे हृदयनाथ मंगेशकर ने कंपोज़ किया था। गुलजार साहब कहते हैं कि मैंने उनके साथ 2 फिल्में की हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। मराठी सिनेमा में उनका बहुत काम है। फिर उनसे पूछा गया कि आपने इलियाराजा के साथ भी काम किया है, जो दक्षिण के हैं, एक महान संगीतकार हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैंने उनके साथ काम किया है और वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से धुन बनाते हैं। वे एक अकेले संगीतकार हैं जो एक ही बार में एक पूरी रील का बैकग्राउंड म्यूज़िक रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर एक फ़िल्म आई थी जिनमें ए ज़िंदगी गले लगा ले, फिल्म सदमा का गाना है। इस गाने के लाइन के आखिरी में एक छोटा सा जुमला जोड़ना चाहता था, ए ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। गुलजार साहब है ना जोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने राजा से पूछा, इलियाराजा से, कि क्या मैं ये लाइन जोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हो, और बाद में वही चीज़ बहुत हिट साबित हुई। एक बार रहमान ने मुझसे कहा था कि गाने में पंजाबी मिजाज ला दीजिए। साथिया का गाना था, बंजर है सब बंजर है, तो मैंने इसमें एक लाइन जोड़ दी, मंडा यार मिला दे साइयाँ। तो अब ये इस तरह से बना, बंजर है सब बंजर है, हम ढूंढने चले जब फिरदौस चले, तेरी खोज तलाश में देख पिया, हम कितने काले कोस चले। तो इस तरीके से शब्द देकर, भावनाएं देकर गुलजार साहब से क्या नहीं लिखवाया गया और गुलजार साहब ने क्या नहीं लिखा। आपने संगीतकार की सब पीढ़ियों के साथ काम किया। नसीन ने पूछा सबसे युवा कौन है? रीवा, उन्होंने बताया, रूप कुमार राठौर की बेटी, जो बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने जो गाना बनाया हम लोगों ने मिलकर, वो था मौला। मौला तू ऐसा कर दे, थोड़ा सा बादल भर दे, आफताब जो देखा करे मुझको सतरंगी कर दे। एक गाना है जिसके बारे में गुलजार साहब कहना चाहते हैं कि वादा में रोज़े अव्वल बहुत कमाल का है। गाना मेरे कुछ अशार पढ़ने के साथ शुरू होता है। ये एक तरीके से मेरी और रूप की डुएट पेशकश है कि रात में जब भी मेरी आँख खुले, कुछ ज़रा दूर टहलने के लिए नंगे पाँव ही निकल जाता हूँ। आकाश उतर के कहकशां छू के निकलती है, जो एक पगडंडी अपने पिछवाड़े के संतूरी सितारे की तरफ दूधिया तारों पर पाँव रखता चलता रहता हूँ, यही सोच के कोई सैयारा अगर जागता मिल जाए कहीं। हाँ, अब एक बात आती है, नसरीन जी ने बात कही जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने से बेहतरीन गज़लों की बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके इन गीतों को प्राइवेट भी गाया गया है। और किसने? जगजीत और भूपेंद्र सिंह। भूपी के साथ मेरा पहला गाना था परिचय का, बीती ना बिताई रहना। हकीकत के गाने भी गाए, उस फिल्म में वो नज़र भी आए थे। भूपी ने ही जगजीत और चित्रा की शादी करवाई थी और उस पर मात्र
₹45 खर्च किए गए थे, वो इतना खर्च नहीं कर सकते थे। कभी कभी जब जगजीत और चित्रा में जमकर लड़ाई होती, भूपी उनके बीच सुलह करवाता और याद दिलाता कि उसने ₹45 जमा किए थे उनकी शादी के लिए। और भूपी ने जानते हैं कि गज़ल कैसी खूबसूरती से गाई जाती है, वो सूफियाना तबीयत के इंसान हैं। तुम अपनी आवाज़ का तावीज़ बना के दे दो, मैं पहन लेता हूँ। जगजीत की गज़ल गाने की जो शैली थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नसरीन पूछती हैं। वो तो लेजेंड थे, जैसे मेहदी हसन, उन्हें गज़ल का मिजाज पता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि गज़ल गाने का एक मिजाज होता है। एल्बम सजदा में हमने सन 1991 में काम किया, उसमें लता जी और जगजीत की गाई गज़लें भी हैं। जो उन्होंने गाया वो गज़ल की तरह साउंड करता है। मुझे भी ये वाला बहुत पसंद है, जिसमें एक था कि दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे मुझे दीवाना कर दे। जगजीत का सुनने वालों के साथ एक कमाल का कनेक्शन था। वो कैसे जादू कर लेते थे, तो मैं उन्हें गज़लजीत सिंह कहता था। नसरीन कहती हैं कि आपकी एक मशहूर गज़ल है, शाम से आँख में नमी सी है। इसकी एक दिलचस्प कहानी है कि ये गज़ल 4 बार अलग अलग संगीतकारों के ज़रिए ज़िंदा हुई। चारों बहुत ही नामी संगीतकार, उन्होंने इस मुखड़े की धुन बनाई। सबसे पहले मैंने इसे सलील चौधरी को दिया, फिर उसके बाद गाना रिकॉर्ड हो गया, फिल्म बंद हो गई। इसके बाद इनके असिस्टेंट महराज एक फ़िल्म बना रहे थे, पलकों की छाँव, फिर उसके लिए उसको रिकॉर्ड किया गया, फिर वो फिल्म भी नहीं बन सकी। फिर पंचम और इन्होंने एक फ़िल्म दिल पड़ोसी है तैयार कर रहे थे, उसका एक शेर सुनाया तो उन्होंने कहा इसे मुझे दे दो, और देखो दोनों बार उन्होंने कहा फिल्म बंद हो गई है, अब इस एल्बम को अपन नहीं निकालते। उन्होंने कहा मैं इसमें नमी और कमी को रिपीट नहीं करूँगा, बस ये गज़ल किसी तरह दिल पड़ोसी में आई। पर हैरत की बात है कि ये किसी फिल्म में जगह नहीं बना सकी। आखिर सन 1999 में जगजीत ने गज़ल मेरी एक किताब में पढ़ी और मुझसे पूछा क्या मैं इसे गा सकता हूँ। 3 संगीतकार की कहानी भी उसे रोक नहीं सकी। 3 बार इसे महिला गायकों ने गाया था। इस बार ये आवाज़ जगजीत सिंह की होगी। मेरे लिए इसके नए अंतर लिख दीजिए। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, जगजीत की सबसे मशहूर गज़लों में से एक बन गई। ऐसा लगता है हम एक ही परिवार के लोग हैं, जगजीत, चित्रा, भूपी और मिताली। भूपेंद्र के साथ आपने एक नया रिकॉर्ड अभी एल्बम रिकॉर्ड किया है। हाँ, उसका नाम है दिल पीर है। दिल पीर है में एक दिलचस्प लोक शैली का गाना है जो एक लड़की के बारे में है जिसकी शादी हो रही है और वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के जा रही है। आपका एकदम नया गैर फिल्मी एल्बम और एक बहुत ही नामी गज़ल गायक के साथ रहा। जी हाँ, पंकज उदास के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा शरीफ इंसान नहीं देखा। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है। और फिर से फिल्म संगीत की बात करते हैं। नसरीन कहती हैं कि युगल गीत हमेशा लोकप्रिय रहे, मतलब ड्यूट सॉन्ग। तो उसमें बोले आपका जो फिल्म गुरु का गाना है वो हमदम वाला, उसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है बेसुआदी। ये शब्द मैंने कभी नहीं सुना। बोले हाँ, वो कुछ इस तरह है कि ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना, तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियाँ ओ सजना, रूखी रे ओ रूखी रे काटू रे कटे कटे ना। मैंने ये तस्वीर किया है कि चाँद का चेहरा अशरफी जैसा है, सोने के सिक्के जैसा। प्रेमी के बिना चाँद का सुनहरा चेहरा नकली लग रहा है। अगली लाइन में चाँद को झूठा कहा जा रहा है। तेरे संग कीकर पीपल, इसका मतलब है कि तुम साथ हो तो कांटेदार कीकर भी मुझे पीपल लग रहा है। एक बार का किस्सा और वो बताना चाह रहे थे, तो जाते जाते मैं ये किस्सा आपको सुनाना चाहूँगी कि एक बार मेरी AR रहमान से बहस हो गई। गुलजार साहब कहते हैं मैंने सनम शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उनकी धुन में डमी के तौर पर सनम शब्द इस्तेमाल किया गया था। मैंने इस पर ऐतराज़ किया, चाहे जो हो जाए मैं सनम का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वे अमेरिका में थे और हमारी बातचीत स्काइप पर हो रही थी। क्यों, क्या सनम एक बुरा शब्द है? ये इतना ज़्यादा घिसा पिटा है कि क्या बताऊँ। तो क्या ये गाने में ठीक नहीं लग रहा है गुलजार साहब? नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। मैंने कहीं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बहुत ही सड़ा शब्द है, सड़ी गली सब्जियों जैसा ख़राब शब्द। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये लफ्ज़ बिल्कुल पसंद नहीं। बलमा या बालम के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप एक लोकगीत लिख रहे हैं, गुलजार साहब कितनी गहराई से सोचते थे। अगर आप एक लोकगीत लिख रहे हैं या एक ऐसी फिल्म जिसका गाना पुराने ज़माने के गांव पर केंद्रित है, तब आप प्यार से पुकारने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक कहानियों में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं पुराने पढ़ चुके शब्दों से बचता हूँ। ऐसे
पिटे शब्द इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं। फिर से हैरत आशिकी की तरफ लौटते हैं। बोले हाँ, हैरत आशिकी कव्वाली वाला मिजाज है और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हुआ है जैसे शाम गम की कसम में हुआ था, उसकी जगह हैरत आशिकी हुआ। आपने एकदम सही मिसाल खोजी है। आपने सही कहा कि अब किरदार के मन में क्या चल रहा है ये सब नैरेटर बताने वाला है, लेकिन बदलते वक्त के साथ आपको चलना ही पड़ता है। आपने राहुल देव बर्मन को बोल पहले दिए थे या आपने उनके गाना धुन पर लिखा था? तो उससे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ। मैंने पहली लाइन लिखी थी जिसे शेखर कपूर को फिल्म का टाइटल मासूम मिला था, और इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जिन्होंने भी मासूम देखी है, ये एक नाजायज़ बच्चे की कहानी है, उस पर फिल्माया गया है। वो एक 3 तरीके से काम करता है। देखिए, एक गीतकार भी कितना अच्छा सोचता है कि ज़िंदगी से सवाल करता है, एक फ़लसफ़ाई बात कहता है और राहुल की ज़िंदगी को बयां करता है। जैसे ये लाइन, ज़िंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, राहुल के हालात को दिखाती है, जबकि ये लाइन, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, इसमें मैं उसके पिता के बारे में बातचीत कर रहा हूँ और उस बेटे के लिए वो उलझन भरे जज्बात का इजहार भी कर रहा है जिसे वो जानता नहीं। इस तरह से ये गाना लोगों के दिलों को छू गया। ये गाना उस कश्मकश के बारे में है जिसका सामना हम जिंदगी में करते हैं। चलिए, अब ये लफ्ज़ बहुत ख्याल अनूठे और अच्छे थे, और इसके बारे में हमारे जो अनुवादक हैं यूनुस साहब, वो क्या कहते हैं? वो आखिरी में कहते हैं, पीछे मुड़कर देखूँ तो याद नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक ठाक कौन सा वो मोड़ था, कैसे वो दिन थे जब गुलजार साहब ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए। गुलजार साहब के गानों के साथ हमेशा ऐसा किया गया, गानों की इबारत लिखना, फिर उसे पढ़ना, सुनना, गानों के भीतर छिपी खुशबू के दरीचों को खोल देता है। ऐसे दरीचे खूब खुले, खुशबू खूब खिली, जादू जगा, जादू है, जुनून है, ये कैसी माया है। वो खुद लिखते हैं, ऐसा होता तो नहीं, ऐसा हो जाए अगर कि तुम ही मिल जाओ। मुंबई में मैं उन्हें दूर से देखता रहा हूँ, कभी बातें भी हुई तो बहुत मुख्तसर सी। इस पुस्तक के अनुवाद में वो मुझे मिल गए हैं। शुक्रिया गुलजार साहब, शुक्रिया नसरीन, शुक्रिया सत्या और शुक्रिया राजकमल। यूनुस खान कहते हैं और मैं भी कहती हूँ शुक्रिया गुलजार साहब।